धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते हैं। तो आपका आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सासंगत जी, जैसा रोज़ हम जान रहे हैं भी आए दिन जो यूपी वाला बहरूपी आए, कोई नया ड्रामा नया फसाद खड़ा करता ही है। नई घटिया काम करना है, सब कुछ चल ही रहा है। और हालांकि जितना मर्जी से बोल रहे, लेकिन बेशर्मी ऐसी है जो चलाई रखनी है इसे। तो खैर, इसी चीज़ को समझते समझते आपको शायद अब कुछ समझ आने लगे, और नहीं समझ आएगा तो फिर भी हमारी कोशिश रहेगी समझाने की, लेकिन नुकसान जो होगा उसकी भरपाई नहीं होती है। अभी क्या है, आज एक वीडियो भेजा किसी ने मुझे, और एक अमृतपाल सिंह नाम का शख्स है कोई, और उसने एक बयान जारी किया भी सुनाम के अंदर कोई डेरा बन रहा है और वो डेरा वो बनने नहीं देंगे, ऐसा कोई बयान जारी किया है। और उसके पीछे तर्क भी दिया है। वो तर्क ये कि अगर कोई एक कैदी जो सज़ा याफ्ता हो और बाहर आके, और तब जब वो अदालतों की तरफ से दोषी करार दिया गया हो और वो बाहर आके अपना एक कोई सेंटर स्थापित करने की कोशिश करे, तो सोसाइटी में उस सेंटर की एक्सेप्टेंस नहीं होती। कि भाई जो मतलब आप सोचो भी, आप कोई भी सेंटर जब समाज में बनेगा, कोई भी आप बनाएंगे, तो जो उसे बनाने वाला है उसकी सोच देखी जाती है। अभी यदि सेंटर बन रहा है तो जो इसे बना रहा है उसकी सोच कैसी है, वो क्या करना चाहता है, वो किस सोच का मालिक है। दुनियावी माहौल में हजूर पिताजी का जो इस टाइम जो प्रोफाइल है, वो समाज के रिकॉर्ड पे एक क्रिमिनल का बनाया हुआ है इस देश के कानून के द्वारा। और ऐसे में कोई भी आदमी होगा वो ये कहेगा कि भाई एक एस्टैब्लिश्ड क्रिमिनल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ अगर वो अपना कोई सेंटर खोलना चाहे किसी जगह पे, तो कोई भी व्यक्ति होगा वो कहेगा भी नहीं, एक एस्टैब्लिश्ड क्रिमिनल मेरे यहाँ सेंटर नहीं खोल सकता। और ये चीज़ रहेगी, और ये इसी तर्ज पे वो बयान दिया गया है, इसके पीछे जो तर्क दिया गया है। अब आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम ये अक्सर कहते हैं, कह भी रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, कोर्ट के रिकॉर्ड पे भी है। वो अलग बात है भी हाई कोर्ट के जजों को घास फूस खाने की आदत है एडम ब्लॉक के, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ रिकॉर्ड पे है भी ये जो आदमी यूपी में है, ये डेरा प्रमुख हमारा गुरु नहीं है, ये एक बहरूपिया है जो प्लान के तहत लाकर बिठाया गया है। अभी क्या है, ऑल ऑफ ए सडन कल परसों एक घोषणा हो जाती है कोई सुनाम से, जैसे ये चल रहा है, तो हमने ये भी पता करवाया आखिर सुनाम में हुआ क्या। दरअसल सुनाम के अंदर अलग अलग शहरों से बसें भर भर के लाई गई, और करीब वहाँ पे 10 से 15 हज़ार लोग इकट्ठे किए गए। और उसके बाद तरीके से ये सारा जो वहाँ लाइव प्रोग्राम हुआ, और उसके बाद जो शोर मचवाया गया कि भाई हमें यहाँ डेरा बनाना है, और उसके बाद बोला गया भी डेरा वहाँ, क्योंकि ऑलरेडी नाम चर्चा घर एग्जिस्ट करता है, तो भाई डेरा हमें 10 किले में बनाना है। 3 किले का नाम चर्चा घर होगा, 3 एकड़ ज़मीन जिसे हम कह देंगे सरल भाषा में। तो मतलब जितनी ज़मीन पे नाम चर्चा घर है, उससे 3 गुना ज़मीन अलग और ख़रीदनी है, और उस पे हम डेरा बनाना चाहते हैं। ये एक स्टेटमेंट है जो आया सुनाम की संगत की तरफ से। लेकिन क्या ये ऑल ऑफ ए सडन है? क्या ये सब कुछ ऐसे ही हो रहा है? क्या ये हीट ऑफ द मोमेंट जिसे कह देते हैं, या फिर ये स्पॉन्टेनियस होने वाला काम है? ऐसा नहीं है। ये लॉन्ग टर्म प्लान के साथ काम हो रहा है। अगर आपको नहीं यकीन है तो हम आपको बैकग्राउंड समझाते हैं सुनाम का। 2007 आपको याद होगा, 2007 में डेरा सिख विवाद खड़ा हुआ एक पोशाक मामले में। वो अलग बात है कि उसकी मेरिट्स पे वो मामला था ही नहीं, क्योंकि क्या है कि सिख धर्म में जो तस्वीरें हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह की या किसी की भी तस्वीर हो, उन तस्वीरों की मान्यता नहीं है। और अगर आप पंजाब में जाएंगे तो गुरु गोविंद सिंह की तस्वीर आपको अलग तरह की मिलेगी। आप मध्य प्रदेश पे जाएंगे तो अलग तरह की मिलेगी। जब आप साउथ में चले जाएंगे, नांदेड़ साइड में, तो आपको उनकी तस्वीर अलग तरह की मिलेगी। ऐसे ही उन तस्वीरों में अलग अलग तरह की, क्योंकि पेंटर ने बनानी है,
तो अलग अलग तरह से उसकी वेश जो ड्रेसिंग है वो किसी भी तरह से बना सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं। तो ऐसे एक तस्वीर शोभा सिंह नाम के एक पेंटर ने बनाई होगी कभी, और उस तस्वीर में कोई ड्रेस जो उसने बनाई उस पेंटिंग में, उससे मिलते जुलते कलर की ड्रेस हजूर पिताई ने पहन ली और उस ड्रेस को लेके विवाद खड़ा किया। जबकि लीगली और टेक्निकली और धर्म के तीनों मामले में उस तस्वीर की ना कोई एक्सेप्टेंस है, ना उस ड्रेस की कोई एक्सेप्टेंस है। लेकिन चलो वो विवाद प्लान्ड था, वो भी स्क्रिप्टेड था। किसका स्क्रिप्टेड था? उस टाइम की जिस पार्टी का राज था उसी का एक नेता था, उसने भाड़े के ऊपर 200 बंदे बुलाए, 200 बंदे बुलाए और बोला भी ठीक है तुमने प्रदर्शन करने जाना है, और उनको तैयार किया गया। और इधर से क्या हुआ, इधर से जगजीत सिंह जो डेरे की तरफ से, जगजीत सिंह ने भी संगत को इकट्ठा किया और इधर से प्लान किया। जैसे ही वो लोग आए उनको नहीं पता था भी वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन और जो इधर बैठे थे इनको नहीं पता था इन्होंने क्या करना है। लेकिन अब जगजीत सिंह और उसके भाई ने मिलके उन 200 लोगों के ऊपर पत्थर बरसाना शुरू किया, उनके ऊपर डंडे फेंक मारने शुरू किए और करते करते बोला भी इन्हें पीटो। तो संगत से उन 200 लोगों को पिटवाया गया और पिटवाने के बाद उन्होंने फिर बदला लेने के इरादे से दंगे करने शुरू किए, लोग लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। लेकिन डेरा सच्चा सौदा की संगत को कभी ये बताया नहीं गया कि बिना वजह वो जो पहली लड़ाई थी वो उस समय के पार्टी के नेता ने और जगजीत सिंह ने मिलकर प्लान की थी, और उसके बाद आग लग गई और कुछ इसी तरह ही चला। और उसके बाद इन्होंने आपस में समझौता कर लिया, हालांकि जगजीत सिंह पे तो मुकदमा भी नहीं आया, इन्होंने समझौता कर लिया और उसके बाद मामला ख़त्म। ये 2007 में हुआ। लेकिन उसी दौरान सुनाम के अंदर, सुनाम के डेरा में भी झगड़ा हुआ था। सुनाम के अंदर भी मतलब डेरा सिख क्लैश डेरे के अंदर हुआ, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लड़ाई सुनाम में ही चली और वहाँ पे एक व्यक्ति को गोली भी मारी गई, एक व्यक्ति मारा गया, और वो हालांकि पुलिस फायरिंग में मारा गया था लेकिन मारा गया। वो मतलब अच्छा खासी लड़ाई थी और उसका करीब करीब 1 से 1.5 घंटे का वीडियो आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर मिलेगा तो शायद हम अवेलेबल कराएंगे, हो सकता है डिलीट कर दिया हो, लेकिन मैंने देखा है वो 1 घंटे के आसपास का वीडियो उस समय का अवेलेबल है। सुनाम की खासियत क्या है कि सुनाम के लोगों को लड़ने की बहुत जो ख़ास तौर पे सत्संगी हैं, क्योंकि सुनाम के एरिया के साथ ही, सुनाम के बिल्कुल साथ ही लगभग जो राकेश दिड़बा का गांव है, दिड़बा गांव जिसे कहते हैं, तो राकेश दिड़बा का गांव लगता है। और राकेश दिड़बा डेरे में क्रिमिनल मैटर में क्या पहुंच रखता है और डेरे के हर एक आपराधिक मसले में कितना बड़ा मास्टरमाइंड है, ये किसी से छुपी नहीं है। वो अलग बात है भी सरकारें, कोर्ट और पुलिस वाले उससे डरते हैं, राकेश दिड़बा से, उसके पैर पकड़ते हैं, उससे पैसे लेते रहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन प्रैक्टिकली सबको पता है कि डेरे के हर अपराध के पीछे राकेश दिड़बा नाम का आदमी है, और वो दिड़बा जो है वो सुनाम के पास ही है। अब ये सिस्टम है सुनाम का। 2017 में भी सुनाम के आसपास ही एक लोंगोवाल थाना लगता है, उस थाना क्षेत्र के अंदर 2017 में भी टेलीफोन एक्सचेंज को आग लगाई गई थी। सुनाम की संगत में ही जब वीरपाल कौर फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की तरफ से सुनाम के अंदर मेमोरेंडम देने गई, तब सुनाम की ही संगत के जो लोग जिम्मेवार बनते हैं उन्होंने ही वीरपाल कौर जो बहन है उनको घेर के उन पर हमला करने की पूरी प्लानिंग की। सुनाम के लोगों ने ही समाना के अंदर लोग भेजे, सुनाम की संगत ने ही जो समाना के अंदर लोग भेजे अवतार सिंह को मारने के लिए। और यही चीज़ आपको समझनी है कि आखिर अचानक से सुनाम के अंदर, सुनाम ही क्यों? आप पिछले बार की पैरोल याद कीजिए। पिछले बार यूपी वाला जब ये आया तब इसने पटियाला के नाम चर्चा घर को डेरा घोषित कर दिया। पटियाला का नाम चर्चा घर नेशनल हाईवे के ऊपर है, कोई ऐसा नहीं है, अभी पूरा एक फुल फ्लैश नेशनल हाईवे है और उसके ऊपर मेन रोड के ऊपर, बिल्कुल अंदर नहीं है, रोड के बिल्कुल ऊपर है वो पटियाला का नाम चर्चा घर। उस नाम चर्चा घर को बदल के डेरा बना दिया गया और ये जून जुलाई में काम हुआ, जुलाई के अंदर ये काम हुआ। तब किसी को विरोध नहीं था क्योंकि, और हालांकि वो नेशनल हाईवे के ऊपर है, डेरा बनाया गया। और उस टाइम तो बड़ा प्रचार किया पटियाला वालों ने भी, हमारी तो रोड जाम हो गई, ये जाम कर दिया, इतने जाम लग गए, 5 लाख बंदा आ गया जी हमारा यहाँ पे, पता नहीं 500-5,000 बंदों से 5 लाख बना दिया था उन्होंने।
भी ये सब कर दिया। अब जो सुनाम का नाम चर्चा घर है वो स्टेट हाईवे पे है, मतलब वो नेशनल हाईवे पे नहीं है, वो स्टेट हाईवे पे। आप अगर पटियाला से आप बठिंडा की ओर जाएंगे, संगरूर की ओर, तो उससे पहले भवानीगढ़ से आप स्टेट हाईवे पे मुड़ जाएंगे सुनाम की ओर, तो उस स्टेट हाईवे के ऊपर ही सुनाम का नाम चर्चा घर स्थित है। सुनाम शायद मानसा जाते हुए, तो सुनाम से मानसा के बीच में या भवानीगढ़ से सुनाम के बीच में, इसी रोड पे आता है। दोनों स्टेट हाईवे ही है। नेशनल हाईवे के ऊपर डेरा बना जुलाई में, किसी को ऐतराज़ नहीं था, किसी ने कुछ नहीं कहा, हालांकि ज़रूरत नहीं थी। पिताजी को 2007 से सुनाम में आने के लिए बैन किया हुआ है और पंजाब में आने के लिए, तो डेरा बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। डेरा की ज़रूरत तब है जब वहाँ पे पिताजी नाम दे आए बहुत सारे लोगों को, और वहाँ पे डेरा चाहिए उनको आगे कोऑर्डिनेट करने के लिए। वहाँ पे तो ऐसी कोई एक्टिविटी चल ही नहीं रही, तो अचानक से सुनाम क्यों? पिछली बार जब यूपी वाला आया उसने समितियों की और ख़ास तौर पे जो इनके खास लोग हैं उनको बुला के मीटिंग ली, और मीटिंग में ये बात जो मतलब वजन दे के कही कि भाई आप उसके लिए तैयार रहो, कुर्बानी के लिए तैयार रहो। जो कुर्बानियाँ मतलब उसमें हुई पंचकुला में, उससे ज़्यादा कुर्बानी होगी। पंचकुला में तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इस तरह का धारणा यूपी वाले ने जून जुलाई की पैरोल के अंदर बनाई, और बहुत सारी समितियों की मीटिंग में ये बात कही, ओपन कही, और बहुत सारे, एक आदमी ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने हमें बताया। उसके बाद, उसके जाने के बाद अचानक से ये 15 से 25 साल के लड़कों की टीम बननी शुरू होती है। जैसे 2017 में कुर्बानी गैंग बनाई गई, कुर्बानी समितियां बनाई गई, ऐसे 15 से 25 साल के लोगों की टीम, ये यूथ वीरांगनाओं की जो लीडर है गुरचरण कौर और इसकी पूरी टीम है। और ये सब, जैसे आपको ध्यान हो 2007 के समय जसविंदर इंसान थे, वो एक श्याम सुंदर लाल ऐसा कुछ था, तो उसके बाद एक पीली बंगा का था, एक मंगी वालों का गांव से था कोई। तो ऐसे 4-5 लोग थे जिन्होंने गुरचरण कौर के उकसावे में आके, गुरचरण कौर ने उनको उकसाया भी तुम अपने आप को आग लगा लो, इससे बहुत फ़ायदा होगा पिताजी को, और उन्होंने बिना सोचे समझे अपने आप को आग लगा ली। तो ये चीज़ सरकार पे, ये आग क्यों लगाने का मकसद क्या था असल में? जब सरकार किसी बड़े मुजरिम पे कार्रवाई करना चाहती हो या पुलिस करना चाहती हो, जैसे मान लो 2007 में जगजीत सिंह सारे दंगे प्लान कर रहा था, मान लो जगजीत सिंह पे हो सकता है उस समय कार्रवाई आ रही हो, और सरकार को डराने के लिए लोग आत्मदाह करने लगे। मतलब लोग आत्मदाह कर रहे हैं, कहने को तो वो पिताजी के लिए कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसे देखती है भी इस आदमी पे हाथ डाल रहे हैं, तो 5 लोगों ने खुद को आग लगा ली, चाहे वो किसी भी तरह से उनको उकसा के आग लगवाई गई हो। उसी तरह फिर लोग, जो सरकार क्या करती है, फिर उस मुलजिम पे हाथ नहीं डालती। तो जगजीत सिंह पे हाथ नहीं डाला। जगजीत सिंह ने सरेआम उस टाइम नेताओं के साथ मिलकर सिखों को पिटवाया और दंगे करवाए, और उसके बाद उसकी संपत्ति जो है वो 3 एकड़ ज़मीन से 100 एकड़ ज़मीन से पार निकल गई। मतलब इतना उसको फ़ायदा हुआ। तो ये पैसा किसने दिया? अभी 10 किले ज़मीन पर डेरा बने ना बने ये फालतू का अलग इशू है, लेकिन एक ऐसा आदमी जिसने पूरे पंजाब में दंगे भड़काए हों, वो आदमी बिना किसी कार्रवाई के 3 एकड़ ज़मीन से 100 एकड़ ज़मीन का मालिक बन जाए, तब जब उसने सरकारी नौकरी 20,000 रुपये महीना की छोड़ दी हो। तो अंदाज़ा लगाओ भी अब क्या है, अचानक से ये सुनामी क्यों? तो 15 से 25 साल के लड़कों की लिस्ट जो बनी, उसमें क्या सबसे ज़्यादा लिस्टों में नाम सुनाम के लोगों का आया। और सुनाम के लोगों की क्या ऐसी लिस्ट सुनाम में भी बनी होगी, और उसके बाद सुनाम से प्लान किया गया भी सुनाम के लोग ही सिर्फ फिरे हैं, इनको लड़ने मरने की आदत है। तो इन्होंने ही जाके वहाँ पे शोर मचाना शुरू किया फ़ोन्स पे, ऑनलाइन पे, हमारा डेरा बनाओ डेरा बनाओ। फिर तुम्हारे पास एक दिन छोड़ के 10 आदमी तुम्हारे वहाँ नाम चर्चा घरों में आके कोई लाइव सुन नहीं रहा है, तो डेरा 10 किले में डेरा क्यों? एक तो पैटर्न ये भी, इसी बहाने संगत से पैसा लूटने को मिल जाएगा। लो जी 10 किले में डेरा बनाना है, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। वो तो क्या है कि अब उसने बोल ही दिया यूपी वाले ने भी 100 रुपये दोगे, अगर 20 रुपये बीच में 45 मेंबर खा भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो पैसा लूटने वाला सिस्टम चलाना है। और साइड बाय साइड क्या है भी, हमने आपको शुरुआत से ये बात बताई भी, आखिर सरकार इस नकली वाले को सहमति दे ही क्यों रही है? वो सहमति इसलिए भी हो सकती है अभी 2024 नज़दीक है, और 2024 में देश की सरकार चुनी जाती है, स्टेट की नहीं चुनी जाती। तो देश की सरकार जब चुनी जानी है, उसमें बहुत सारा मसला क्या खड़ा हुआ कि भाई एक रूलिंग पार्टी को 2 फ्रंट पे लड़ाई लड़नी है। एक आम आदमी पार्टी उसकी विरोधी है और एक कांग्रेस पार्टी विरोधी है।
तो अब वो चाहेगा भी एक फ्रंट पे लड़ाई लड़ी जाए, दूसरे फ्रंट पे ना लड़नी पड़े, क्योंकि आसान हो जाएगा जीतना। ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई पंजाब में, तो ऐसे तिगड़म तो शायद लड़ती ही होंगी ना राजनीतिक तौर पे भी, सरकार को गिराया कैसे जाए। अब वो है फुल मेजॉरिटी के साथ आई हुई गवर्नमेंट, गिराओगे कैसे? या तो भी क्राइम लेवल इतना बढ़ा दिया जाए, भी राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाए, या कुछ और हो जाए। ऐसे में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज, बहुत सारी साजिशें उभरने लगी हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ अगले 4 साल तो यकीन मानो कांग्रेस और भाजपा तो है नहीं पंजाब में, कांग्रेस और अकाली दल का हमेशा के लिए सुपड़ा साफ हो जाएगा, मतलब हमेशा के लिए ये पार्टियां ख़त्म हो जाएंगी पंजाब में से। अब ऐसे में एक छोटा सा कॉमेडियन कलाकार आके इतनी बड़ी बड़ी दिग्गज पार्टियों की सफाया कर दे पूरा, ये किसको मंजूर है? तो क्या है कि इस पॉसिबिलिटी से डिनाई नहीं किया जा सकता भी गवर्नमेंट एक तरह से पैसिव सपोर्ट देके ये प्लान करे ये सारी चीज़। और इस सारी चीज़ में, क्योंकि हम आपको शुरू से अभी तो ये आज चीज़ सामने आई, लेकिन शुरू से ही बता रहे हैं। पहले क्या हुआ, सिख हिंदू क्लैश पटियाला में करवाने की कोशिश हुई काली माता के मंदिर पे, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर डेरा ब्यास से शुरू हुई, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर क्रिश्चियन से शुरू हुआ, वो भी उस लेवल पे एस्केलेट नहीं हुआ। यहाँ तो फिर डेरे में तो गधों की कमी है नहीं, प्रबंधक सारे के सारे लड़ने मरने को तैयार हैं। इनको तो लड़ाई करवा के, बंदे मरवा के पैसा कमाने का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो कुछ ऐसा ही है। अभी क्या है कि मैं ये चीज़ देख रहा था, जब ये स्टेटमेंट, जिसने मेरे को वीडियो भेजा अमृतपाल सिंह का, उसका एक स्टेटमेंट किसी चैनल के ऊपर लाइव चल रहा है, और उस लाइव पे कमेंट्स चल रहे हैं, और उस कमेंट में संगरूर के लोग बहुत अनाप शनाप लिख रहे हैं, भी गालियाँ दे रहे हैं उसको, भी तू कर ले जो करना है, हम तो ये करेंगे वो करेंगे। मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स लेके रखे, एक आधे हरियाणा वाले भी थे उसमें, मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए जो कमेंट्स कर रहे हैं ऐसे। अब अंदाज़ा लगाओ भी ज़रूरत किसको है और किस चीज़ की। अचानक से यूपी वाले को डेरे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बंदा तुम्हारे पास यूपी डेरे में भी 2 नहीं आ रहे, वहाँ कोई बंदा है नहीं, तो भी तो 20 फुट ऊंची स्टेज लगा के बैठा है। तो मतलब ये सारा चीज़, हाँ। और उसके बाद ये कहता है भी सुनाम सीएम का भी एरिया है, जो इस टाइम चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, उनका भी कोई वो है, चुनावी क्षेत्र है अपना, और संगरूर पड़ता है उनका चुनावी क्षेत्र, और संगरूर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है सुनाम का। तो खैर ये सारी चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। आप क्या खड़े हैं, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? अब एक तरफ आप पैसा जेब से खर्चोगे, क्यों आपसे पैसा मांगा जाएगा भी सुनाम में डेरा बनवाना है, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। सेकेंडरी क्या है कि पैसा देना अलग है, उसके बाद ये थ्रेट खड़ा रहेगा भी डेरा ये बनने नहीं देंगे, हमने बनने देना है। अब ये वाली आग तो लगा चुके, अब ये आग तो लग गई सुनाम वाली, क्यों? बाकी सब तो हुआ नहीं। वो दूसरा ग्रुप जो है वो तो एक्सपेक्ट ही कर रहा है भी कोई लड़ाई का मुद्दा तो दो, भी क्रिश्चियन से नहीं बन रहा, हिंदुओं से नहीं बन रहा, ब्यास वालों से नहीं बना, चलो डेरे से बना लो। और अब ये यूपी वाला आके उस मुद्दे को फ्रेम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है ना एक प्रॉपर। और पहले ये ट्रायल लिया गया पटियाला के साथ, और अब दूसरे ट्रायल में सुनाम के साथ ये प्रोसेस आ गया। और हमने आपको पहले बोला था भी 40 दिन के अंदर ये आया, कोई ना कोई कांड कर नहीं है। अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई है। अब अचानक से 15 से 25 साल के बच्चों की यूपी के अंदर मीटिंग शुरू हो गई हैं, और आज यहाँ से बसें भर भर के गई हैं कि भाई यूपी में जाके आपको मिलना है 15 से 25 साल के स्टूडेंट्स की, कि भाई तुम्हें जाके वहाँ मिलना है। और अब क्या होगा, ये प्रोसेस अब आपका यूपी में जाने का शुरू होएगा, और वो मिलना शुरू करेगा। फिर वो आपके दिमाग में बिठाएगा कि भैया लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार हो जाओ, कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि अब वो चीज़ वो लाइव पे नहीं बोल सकता है, वो चीज़ वो बोलेगा आपको बंद कमरों में, वो आपको बंद एरिया में, जहाँ आपके फ़ोन ले लेंगे, जहाँ आपकी 10 बार चेकिंग होएगी, जहाँ कोई वीडियो बनाने नहीं दी जाएगी, वहाँ आपसे 40-40 नारे लगवा लेंगे भी यहाँ की बात बाहर नहीं करनी। तो मतलब ये सारी चीज़ अब अगले प्रोसेस का हिस्सा है। मनोवैज्ञानिक तौर पे लोग लड़ने को तैयार बैठे हैं, एक ग्रुप है लड़ने को तैयार बैठा है। अब उनका एक नया लीडर आ गया है, ठीक है, वो ऑल ऑफ अ सडन आया, प्रोजेक्ट हुआ, और उसकी प्रोजेक्शन पे भी बहुत सारे सवाल हैं। और एक तरफ से अचानक से, जिस तरह मान लो हमने आपको पहले बताया, भी आदमी ने नाम ना लिया हो और उसे पहले से पता हो कि मुझे 45 मेंबर बनना है, कुछ इस तरह का प्रोसेस है। और इस सभी प्रोसेस के तहत ये सारा कुछ चल रहा है। अब अल्टीमेटली आप कहाँ खड़े हैं? अगर कोई आप पे हमला करे, आप डेरा बनाने, वहाँ जी हम तो सेवा में डेरा बनाने जाएंगे, जैसे अम्बाड़ा में धक्के खाए हैं सबने, और पता लगे वो ज़मीन डेरे की है ही नहीं जिस पे सब जोत रहे थे हल, भी ये तो डेरा बन रहा है जी, असल में वो डेरे की ज़मीन थी ही नहीं।
प्राइवेट ज़मीन थी, लेकिन क्या है कि सेवा के नाम पे आप कर रहे हैं, वहाँ पे ज़मीन आज भी जोत रहे हैं सेवा के नाम पे। तो ये चीज़ आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों कभी ना कभी तो समझनी पड़ेगी। और अल्टीमेटली इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है भी वो एक ग्रुप है, वो बार बार ओपन ऐलान कर रहा है जी हम तो हुकूमत से लड़ेंगे, हम तो लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। उनके अपने ग्राउंड से लड़ने के, उनको लगता है भी हमारा जो हमारा धर्म है, वो धर्म के लोग हैं वो गुलामी में ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये एक तरह से मतलब उनको उनका अपना प्रिजम्पशंस है। लेकिन अब लड़ने के लिए दूसरी पार्टी भी तो चाहिए, दूसरा लड़े किससे? तो अब गुलामी का आधार भी तो बनाना है। तो वो आधार अब क्या है कि हर जगह ट्राई मार लिया हमने। आपको पहले ही, आपने हमारे पुराने वीडियोस उठाइए, आपको मिल जाएगी ये चीज़ें हमारी बोली हुई कि एक्चुअल में लास्ट में आना यहीं पे है। क्यों? ये तो पुराने ट्रेंड है, तो काम ही ये कर रहे हैं। एक्चुअल में सर्वाइवल इसका ये बेनिफिशियरी कौन है? अगर मान लो डेरा और ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो भी हैं अभी सिख सेवियर्स, अगर ये लड़ते हैं तो फ़ायदा किसको है? ऑब्वियसली फ़ायदा भाजपा को। भाजपा को तो पंजाब में फ़ायदा है नहीं। फ़ायदा किसको है? अकाली दल को फ़ायदा और कांग्रेस को फ़ायदा है। क्यों? उनको पंजाब में सरकार को वीक करना है। तो क्या है अब प्लान क्या है भाई? आप प्रैक्टिकली सोचो, क्या जो लोग ये प्रोजेक्शन दे रहे हैं, क्या वो ये बोलते हैं बेअदबी मामले के अंदर सुखबीर बादल पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं बोलेंगे ना। क्यों? जबकि इन्वेस्टिगेशन तो उस पर भी ब्लेम लगाती है। लेकिन क्या है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा ही है, और एक तरह से और इस तरह से फ्रेम होता है भी आप आपस में लड़ो। इसे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं, रिलीजियस पोलराइजेशन। मतलब क्या है कि मैं आपको डराने लगूं भी डेरे को लोग दबा रहे हैं, डेरे को लोग ख़त्म कर देंगे, मैं आपके अंदर डर पैदा होने लगे भी डेरा ख़त्म हो जाएगा, पिताजी को नुकसान पहुंचाया जाएगा। उस डर में आप एकजुट हो जाओगे। और एकजुट किस लिए होगे भी? अगर अपने 4 MLA बैठ जाएँ तो फिर सरकार अपने को हाथ नहीं डालेगी। तो वो पोलराइज किया गया आपको डर दिखा के, और उस पोलराइजेशन में आपसे वोट ले लिए गए। जबकि आप ये बात भूल गए भी डेरे तो हम तो भगवान की प्राप्ति की रास्ते पे चलने आए थे, वोट देने तो आए नहीं थे। लेकिन तब दिमाग नहीं ना काम करता। तो यही रिलीजन बेस्ड पोलराइजेशन होता है। धर्म के नाम पे बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली में भगवान की प्राप्ति के लिए धर्म से जुड़ते हैं। बाकी सब तो लड़ने मरने के लिए। पोलराइजेशन है, पॉलिटिक्स है, और कुछ नहीं है। ये सब सत्ता को हथियाने के तरीके हैं, सत्ता में बने रहने के तरीके हैं। आप उसको चाहे किसी चीज़ का नाम दे दो अल्टीमेटली। तो ये प्रैक्टिकल है। अगर नहीं आपको समझ में आता तो कभी सुखबीर बादल से भी स्टेटमेंट ले लो कि भैया ये जो हो रहा है क्या आप इसको कंडेम्ड करोगे? वो करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके वो बेनिफिशियरी है इस चीज़ का, उसकी पार्टी बेनिफिशियरी है। लेकिन प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा भी जो ये यूपी वाला कर रहा है ये यही कर रहा है। अब आप इस पैटर्न पे कब तक जाओगे? इस पैटर्न पे कब तक जाओगे? अल्टीमेटली हरियाणा के लोगों को नहीं पता, लेकिन हरियाणा के जो IT विंग वाले हैं वो अमृतपाल के वीडियो पे गालियाँ क्यों लिख रहे हैं? उनको तो पता ही नहीं ना मसले का। भी आप प्रैक्टिकल सोचो, आपके पड़ोस में कोई क्रिमिनल है, आपके पड़ोस में कोई ऐसा रेपिस्ट हो जो कोर्ट ने रेपिस्ट घोषित किया। अब आपको नहीं पता वो है या नहीं, लेकिन कोर्ट ने घोषित किया, आप मान लेंगे। जब घोषित किया, आप मर्डर घोषित हो और वो छुट्टी पे आए और छुट्टी में आके बोले भैया मैं तो तुम्हारे घर के बराबर कोठी बनाऊंगा अपनी, तो आपको क्या लगेगा भी यार मैं तो ऐसे इलाके में फंस गया जहाँ पे अपराधी हैं। आप पूरा जोर लगाओगे भी किसी तरह कोठी यहाँ मेरे घर के पास ना बने। तो यही तो वो कह रहे हैं, और यही हम आपको कह रहे हैं भी एक स्वाभिमानी आदमी, कोई भी स्वाभिमानी आदमी हो, वो क्यों चाहेगा भी उसके इलाके में किसी ऐसे व्यक्ति का डेरा बने जो कोर्ट की तरफ से गुनहगार है, जो भारत के कानून में। तो बेटर ये है ना कि अगर इतना ही जोश लगाना है, इतना ही आपको फिक्र है डेरे की, इतना ही आपको डेरे का एक्सपेंशन करना है, तो हाई कोर्ट में केस क्यों नहीं खुलवा लेते? हाई कोर्ट से बरी हो जाओ, उसके बाद बना लेना डेरे, तो ये लॉजिक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या, क्योंकि उसका तो ऑब्जेक्टिव ही दंगा करवाना है। 2017 में पंचकुला का दंगा हुआ, ये हनीप्रीत ने कराया। 2019 में हनीप्रीत जेल से बाहर आई नवंबर में, आने के 3 महीने के बाद उसने दिल्ली में दंगा कराया, कुछ दो राय नहीं है। उसके बाद चिट्ठियाँ आनी शुरू हुई। चिट्ठियाँ आनी शुरू होने के बाद चिट्ठियों के बेस पे हजूर पिताजी पे हमला करवाना चाहा जुलाई 21 में, वो हमला भी उसने करवाया, लेकिन फिर भी उसकी वहाँ पे पूरी नहीं चली। जब उसको लगा भी अब कुछ नहीं हुआ तो फाइनली उसने यूपी वाला नकली लाया, क्यों ना दंगे करवा दिए जाए। और ये चीज़ इसलिए कि मैंने आपको कल भी कहा और आज भी कह रहा हूँ भी, अब हमें सरकार के ही अफसर ये बात बोल रहे हैं भी एक ऐसे प्लान पे काम चल रहा है जहाँ पे आपको
आपके अंदर उम्मीद ही ख़त्म हो जाएगी। आप खुद कहोगे भी आपके गुरु को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। इट मीन्स एक ऐसे प्लान पे काम चल रहा है भी जो आपके गुरु के चेहरे का इस्तेमाल करके उनकी छवि को प्रैक्टिकली एविडेंट कर देगा वीडियोस के माध्यम से भी, हाँ ये व्यक्ति बाहर आने लायक नहीं है, और आप भी इसे एक्सेप्ट कर लोगे। और इस पैटर्न पे काम चल रहा है, तो उसमें कोई भी क्रिमिनल काम, कोई भी आपराधिक साजिश ये यूपी वाला बाबा करवा सकता है, और कोई भी ऐसी अश्लील वीडियो खुद की बनवा के वायरल भी करवा सकता है। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें भाई, ये है, और इसमें आप किसी और को ब्लेम ना करें। इस सारे कारस्तानी की जड़ हनीप्रीत ही है, क्योंकि पिताजी ने MS जीवन फिल्म में दिखाया, MS जीवन फिल्म में क्या दिखाया कि भी एक लड़की है जो सड़क से उठाई, तो हनीप्रीत ही है वो सड़क से उठाई थी, जिसको हमने लड़की बनाया, जिसको इज्जत दी, जिसको काम धाम सिखाया, और वो हमें मारना चाहती है क्योंकि वो ड्रग माफिया और आतंकवादियों से मिली हुई है। तो अब ये बताओ हनीप्रीत ने किया क्या? डेरे में 2015 में वो आई, जैसे ही उसको तेरावास में रहने की परमिशन दिलाई, 3 महीने के अंदर उसने बरगाड़ी बेअदबी कांड करवा दिया। उसके बाद 17 में उसने दंगा करवा दिया। उसके बाद 2020 में जैसे जेल से बाहर आई 19 से 3 महीने के अंदर फिर दंगा करवा दिया। फिर उसने पिताजी पे हमले करवाने शुरू कर दिए, और अब उसने नकली पिताजी ला के बिठा दिए। तो जिस लेडी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ही एक क्रिमिनल का है, एक हार्डकोर मतलब एक हीनियस क्राइम से भरा हुआ है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसे कहते हैं, संगठित अपराध से बड़ा है, उससे आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो कि वो आपको भक्ति के लिए डेरा खोल के देगी? भाई आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपसे पैसा ही तो बनाना है ना। 4 आदमी शेड के नीचे बैठे हैं, अचानक से 10 ब्लॉकों से आपने जनता बुलाई और बोला जी शेड छोटा पड़ गया, बड़ा करना है। बड़ा नहीं करना है, आपसे पैसा मांगना है उसको बड़ा करने के नाम पे अल्टीमेटली। तो ये रियलिटी है, ये एक धर्म के नाम पे चलने वाला धंधा है। डेरे में क्योंकि नया नया चल रहा है, आपको अजीब लग रहा है, लेकिन बाहर तो ऐसे ही चलता है। भी आज ये बिल्डिंग बनानी है, आज इस बिल्डिंग का विस्तार करना है, आज यहाँ पे कोटा स्टोन लगाना है, आज मार्बल लगाना है, आज ग्रेनाइट लगाना है, और आज इटालियन मार्बल लगाना है, आज इसके ऊपर लड़ियाँ भी लगानी है, इसके ऊपर सोने की नक्काशी भी करनी है, इसका ये चीज़, मतलब एक टोटल प्रोसेस चलता ही रहेगा कुछ ना कुछ। भी क्या है कि आस्था के नाम पे अब कभी सीमेंट की बोरी के नाम पे मांग लें, कभी बजरी के नाम पे मांग लेंगे। तो यही काम अब डेरे से शुरू हो गया है, और ये आज का थोड़ी हुआ है। मोड़ मंडी बम ब्लास्ट है। अब मोड़ मंडी बम ब्लास्ट ये बठिंडा के पास 2017 में हुआ। अमरीक सिंह का नाम आया उसमें। अमरीक सिंह सबको पता रखे, जब असली में अगर आप उसे पकड़ेंगे तो आपको बताएं कि जो मोड़ मंडी बम ब्लास्ट में जो वर्कशॉप थी, वर्कशॉप में कहते हैं भी बैटरी खरीदी गई, और वर्कशॉप के वर्कर्स ने बोल दिया अभी जो गाड़ी ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई वो वास्तव में उन्होंने तैयार की थी, और उन्होंने जिन लोगों के ऑर्डर पे तैयार की उनके नाम मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन उस टाइम वहाँ पे उसमें एक बैटरी भी प्लांट की गई, और ये कभी नहीं इन्वेस्टिगेशन में आया कि उस बैटरी को खरीदने वाला व्यक्ति राकेश कुमार, एक और है गुरलीन, जो नया ट्रस्टी बनाया हुआ है इन्होंने, हनीप्रीत की टीम का ही है गुरलीन, उसके सगे भाई ने खरीदी थी वो बैटरी। ये इन्वेस्टिगेशन में कभी नहीं आया। उसके सगे भाई की दुकान, उसका सगा भाई ही उस वर्कशॉप में सारे स्पेयर पार्ट्स या इलेक्ट्रिकल सामान सप्लाई करता था, तो उसका नाम नहीं आया इन्वेस्टिगेशन में। क्यों? क्योंकि वो डेरे की बड़ी मैनेजमेंट का बंदा है, उसका नाम क्यों आएगा? अब ये सारी चीज़ आपको समझनी है। प्रैक्टिकली क्या है, ये क्रिमिनल, आप इसको इंग्लिश में कहें तो एक सिंडिकेट है, नेक्सस कह सकते हैं, सिंडिकेट कह सकते हो, ग्रुप कह सकते हो, गैंग कह सकते हो। भी एक गैंग है एक तरह का, जो बम मतलब उन्होंने बम फोड़ा तो कहीं से बारूद भी खरीदा होगा, अगर बारूद खरीदा तो उस बारूद से बैटरी से बम बनाना भी उनको आता होगा। तो जब ये सारी चीज़ें उन्होंने कहाँ से सीखी, किसने सिखाई, और फिर अब वो फरार क्यों हो गए? फिर सफाई क्यों नहीं है हर किसी चीज़ पे? और फिर इस सब में जब एडम ब्लॉक के बंदे बीच में हैं तो वो बच कैसे जाते हैं? अब दुनिया बोले तो क्यों ना बोले, बोलेंगे क्योंकि काम हुए है ना, बम फटा है, बम में बंदे मरे भी हैं, और जिन्होंने फोड़ा वो फरार भी हैं, और वर्कशॉप के बंदों ने बयान भी दिया है। तो आप भागोगे कहाँ? ये तो फटा ना होता। जैसे गुमनाम चिट्ठी में क्या है, अभी वो 2 लड़कियां बाहर में आई, 2 साल बाद आई, 2-3 साल बाद, 5-6 साल बाद वो आई, आके बोलने लगी, तो आप मान लोगे ठीक है जो उनको पैसे दिए गए होंगे वो बोल दिया, और असल में बलात्कार कभी हुआ ही नहीं, लेकिन वो पैसे लेके उनको पैसों की ज़रूरत थी, और रंजीत के जीजे को बरी कराना था तो उन्होंने डील कर ली सीबीआई से, एक ने पैसे से डील कर ली, काम हो गया। लेकिन रंजीत तो मरा, रामचंद्र छत्रपति भी मरा, उनको गोलियां भी लगी, ये तो झूठ नहीं है, ये तो हुआ ना।
बम फटा, बम में बच्चे मरे, लोग जख्मी हुए, झूठ नहीं ना है, मरा है ना, मरे हैं ना बच्चे। तो जिसके मरे हैं उससे जाके पूछो ना। कोई संगत अगर मरे, वैसे भी अगर 1% वो डेरे ने काम नहीं भी किया तो भी पीड़ित व्यक्ति का, कोई जख्मी आदमी का, पीड़ित व्यक्ति का हालचाल पूछना, उसकी मदद करना क्या फ़र्ज़ नहीं है डेरा सच्चा सौदा की संगत का? तो कितनी संगत के बंदे आज तक मोड ब्लास्ट के विक्टिम के पास गए हैं कि जी बम जिसने भी फोड़ा नहीं फोड़ा, हमारा धर्म है, हम आपसे पूछने आए भी हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताएं। क्यों नहीं गए? एडम ब्लॉक ने मना किया था। क्यों मना किया था? अगर एडम ब्लॉक से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी तो फिर एडम ब्लॉक मना क्यों करता है ऐसे पीड़ितों की मदद करने के लिए? भाई जब भूकंप पीड़ित की मदद की जा सकती है तो बम फटने वाले बंदे, बारूद से जख्मी होने वाले बंदे की भी तो मदद की जा सकती है। तो क्यों मोड़ मंडी बम ब्लास्ट के विक्टिम्स के पास कभी मदद करने के लिए डेरा से लोग नहीं गए? और ऐसा थोड़ी था अभी वो लोग कोई सारे करोड़पति थे, उनको भी इलाज की ज़रूरत पड़ी होगी। जब उनके बर्न इंजरीज हुई 2017 में, उस टाइम तो स्किन बैंक खुला था ना, तो फिर उनको स्किन क्यों नहीं सप्लाई करी? भी चलो इनका शरीर जल गया है, इन्हीं को स्किन सप्लाई कर देते हैं, भी ये एक आतंकवादी घटना का शिकार हो गए। नहीं, क्यों? प्रैक्टिकली आप सोचो, जब आपकी इमेज, जब डेरा की मैनेजमेंट की, सबकी, और पिताजी की कोर्ट के जरिए जब एक एस्टैब्लिश्ड क्रिमिनल इमेज है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो भी यूपी वाला बहरूपी और हनीप्रीत मिलकर कोई क्राइम प्लान नहीं करेंगे और वो धर्म कर्म का काम करेंगे? कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? जिनका बेसिक क्राइम है, जिनका अब कमाने का धंधा ही सारा क्राइम का है, जिनका पूरा मतलब लाइफ ही पूरी क्राइम से भरी है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो भी ये लोग क्राइम प्लान नहीं करेंगे? और ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत कोई हरियाणा में सरकार नहीं बनने वाली। आज सिरसा में स्पीकर ले लेके पूरे सिरसा में अनाउंसमेंट हो रही है भी फतेहाबाद में जाओ जी, कल को फतेहाबाद में भीड़ दिखानी है, भी जाना है आपने, फ्री में बसें जाएंगी, वहाँ पकौड़े, चाय, नाश्ता सब मिलेगा। और यहाँ से मुश्किल से 3-4 बस ऐसे पूरे हरियाणा से जगह जगह से लोग इकट्ठे करेंगे और फतेहाबाद लेके जाएंगे। और फतेहाबाद वाले फिर बोलेंगे जी हमारे नाम चचा का घर शेड छोटा पड़ गया, हमारे भी डेरा बनाओ जी, हमारे देखो इतनी संगत आई है, हमारे भी चरण टिकाओ। और बदले में क्या है, जो वहाँ का प्रत्याशी जितने भी उस एरिया के पंचायती इलेक्शन लड़ रहे होंगे उन सबसे पैसे ऐंठ लेगा एडम ब्लॉक, भी आओ देखो तुम्हें वोट दिलाएंगे। उनको घंटा नहीं पता होगा भी ये सारे तो फतेहाबाद का है ही कोई नहीं यहाँ पे। लेकिन क्या है कि धंधा है, पॉलिटिक्स में चलता ही यही है। पॉलिटिक्स में लोग इलेक्शनों के टाइम पे पैसा ऐसे ही कमाया जाता है, क्योंकि इलेक्शन लड़ने वाला बिगाड़ेगा क्यों? कुछ ना कुछ तो देगा ही ना। वो जैसे घर में बधाई मांगने वाले लोग आ जाएं तो यूँ थोड़ी है अभी आपको पता है आपके घर में लड़का हुआ है और वो बधाई मांगने आ गए और आप 50 रुपये दे दो, वो 1100 से कम लेंगे ही नहीं, 11,000 से कम नहीं लेंगे। डिपेंड करता है आपके घर में कितनी बड़ी खुशी है। तो इसी तरह पॉलिटिशियन है, जब उनको पता है भी पॉलिटिशियन को वोट चाहिए तो वो एक सेट स्टैंडर्ड है, भैया 2000 पर वोट से कम लेंगे नहीं, 5000 लेंगे, 2000 लेंगे, ये रेट है, मार्केट में चलते हैं। लेकिन ये सब कुछ है ना, तो कहाँ भाग लोगे इससे? ये प्रैक्टिकल है। अब आपके नाम पे वो नेता से भी लूट रहे हैं, आपसे भी लूट रहे हैं, और वहाँ बैठ के बोल रहा है जी 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 आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, पता नहीं यहाँ से भी आशीर्वाद, यहाँ से भी आशीर्वाद, यहाँ से भी आशीर्वाद, कौन कौन से आशीर्वाद देने पे लगा है वो। तब सड़क ना शक्ल ना अकल, मन पक्के का मेकअप करके बैठा दिया, साफ पता चलता है बैठा बैठा खा पी के इतना ठूस के आएगा, डकारे ही मारता रहेगा। सर आपको गौर से देखेंगे ना, पहले 5 मिनट तो डकारें ही आती रहती हैं उसको स्टेज पे बैठने के बाद, और जैसे ही डकार मारेगा वो कैमरे वाला फटाफट दूसरी स्क्रीन दिखाएगा, भी इसको डकार मार लेने दो, बहुत खा के आया है। और तला हुआ काम ज़्यादा खाता है वो, इसलिए उसको प्यास बहुत लगती है, तो पूरा गिलास एक बार में पानी पूरा पी जाता है, पूरा 1 गिलास भर के पानी पीता है। जबकि पिताजी 1 घूंट पीते थे पानी। क्यों पीते थे? कि बोलते बोलते गला सूख गया, तो वो भी गुनगुना पानी 1 घूंट पीते थे, गला सूख गया। ये पूरा पूरा गिलास उड़ेल लेता है एक बार में। क्यों? क्योंकि तला हुआ खाता है, पिताजी तला हुआ खाना नहीं खाते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप भागो, कहाँ भागो, किसके साथ, कहाँ, क्या करोगे? लेकिन प्रॉब्लम ये है भी ये होना है, ये प्लान चल रहा है, आप कर क्या सकते हो? कल किसी ने सवाल पूछा जी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का मिशन तो सिर्फ लीगली फाइट करना था। अरे भाई फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का नाम ही नहीं समझ में आता आपको। फेथ का मतलब क्या है? फेथ है विश्वास, ये विश्वास है किस पे? हमारे गुरु पे, भी वो गलत नहीं हो सकता। वर्डिक्ट क्या? कोर्ट का फैसला, जो कहता है गलत हुआ, जो कहता है, जो हमारे गुरुजी पे इल्ज़ाम लगाता है भी ये गलत हैं, और वो गलत हैं, इसको गलत बनाने वाला कौन? जितना भी सिस्टम मिलके सारे सिस्टम को गलत, पिताजी को गलत बनाने में लगा हुआ है, उस सब सिस्टम के खिलाफ हमारा विश्वास है। तो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट कैंपेन सिर्फ और सिर्फ हजूर महाराज जी की सच्चाई को, उनकी सोच को दुनिया तक, अदालत तक
सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा है, आम जन जन तक। इसमें चाहे कोर्ट केस आए, चाहे ये हनीप्रीत की साजिशें आए, चाहे ये यूपी वाला ड्रामेबाज कार्टून आए, और चाहे इसकी जितने भी नंगे घूमने वाले इनके चेले आए, तो ये सभी के सभी शामिल हैं उसमें। हमने कब कहा कि हमारा जो कैंपेन है वो सिर्फ कोर्ट मूवमेंट्स तक ही सीमित है? आपने प्रिज्यूम कर लिया, या आप प्रिज्यूम कर रहे हैं अपने तरीके से, हम तो नहीं बोल रहे हैं। तो अब क्या है कि सवाल उठते हैं, जो ये किसी ने कमेंट भी लिखा है, सवाल मोड़ मंडी बम ब्लास्ट में जसमीत भाई के ससुर, जो ससुराल पक्ष है, ससुर हैं उनके, वो भी मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उनकी रैली के अंदर ही ब्लास्ट हुआ, तो उन पर भी सवाल उठते हैं, डेफिनेटिव उठते हैं। लेकिन अब पुलिस को क्या डर है? ना तो वो अब इस टाइम तो रूलिंग पार्टी में नहीं है, तो आखिर पुलिस को कौन रोकता है हरमिंदर सिंह जस्सी से पूछताछ करने के लिए? कौन रोकता है उनके भाई से पूछताछ करने के लिए? कौन रोकता है उनके जो जितने भी उस टाइम के लोग उनके साथ थे कि भैया वो जो बम वाली गाड़ी थी उनके काफिले में आके कैसे लगी? कौन से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत वो गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे लगाई गई, और किसने लगवाई? डेरे के कौन से लोग थे जिनके फ़ोन नंबर वहाँ एक्टिव थे, और जिनके फ़ोन नंबर वहाँ एक्टिव थे उनको जांच में से क्यों निकाल दिया गया? अब ये चीज़ अगर सरकार पुलिस गुलाम है डेरे की मैनेजमेंट की और हरमिंदर सिंह जस्सी जैसों की, तो इसमें हम क्या करें? डेरे की संगत क्या करे? एक गुरजीत सिंह पातड़ा नाम का एक्टिविस्ट है जो उन पीड़ित लोगों के पक्ष में लड़ाई लड़ता है हाई कोर्ट में। अब उसने वकील ऐसा बेवकूफ़ पकड़ रखा, बेवकूफ़ क्या, वो चालाक वकील पकड़ रखा है। हम उसकी मदद करना भी चाहें तो कैसे करें? वो आगे वकील ऐसा वो एडम ब्लॉक का ही सिखाया हुआ है भी कैसे संगत को बेवकूफ़ बना के एडम ब्लॉक से पैसे निकालते हैं, और वो भी यही काम करता है, उसका भी यही पैटर्न है। मेरे साथ भी उसने यही किया, मैं भी गया था उसके पास, उस वकील के पास, उसने मेरे जरिए भी यही प्लान बनाया। उसका बेटा उससे ज़्यादा शातिर है, तो अब करोगे क्या? हम मदद करना भी चाहें कि मोड़ मंडी बम ब्लास्ट के विक्टिम्स को पकड़वाना भी चाहें, और उसको एक्यूज्ड को, तो किसको पकड़ाएं? पकड़ने में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। आपको क्या लगता है वो बाहर घूम रहे हैं? कहीं नहीं है, और सभी डेरे के अंदर हैं, लिबर्टी से रहते हैं, बड़े ऐश-प्रस्ती से रहते हैं, कोई भागता नहीं है, अब पकड़ना ही नहीं कोई चाहता, तो करें क्या? अब हम किसको बोलें भी पकड़ लो आके? हमारे गुलाम तो है नहीं पंजाब पुलिस, वो डेरे की मैनेजमेंट की गुलामी क्यों करती है ये तुम उनसे पूछो ना। इसका मतलब क्या है? अभी कोई ना कोई यहाँ से राशन पानी हफ्ता महीना 15 दिन का खर्चा जाता होगा तभी करते हैं। तो इसमें संगत क्या करे भी? अगर स्टेटों की पुलिस या सेंटर की गवर्नमेंट हनीप्रीत जैसों की गुलाम है और उसके चेलों की गुलाम है, तो क्या करें? तो इन चीज़ों को आप समझें, सोचें। आम जनता ना सिखों की नाराज़ होती है ना डेरे की नाराज़ होती है, सबको प्यार से रहना है। ये तो ऊपर पॉलिटिकल लेवल पे है। आज बादल फैमिली की, आज कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं उनकी जो पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी बन गई पंजाब में, तो नया ग्रुप निकल के आया, अभी हम लड़ेंगे। हम अभी तक तो गुलाम नहीं थे, अब अचानक से कि लड़का 3 महीने में आएगा, इन सबको गुलाम बना दिया। अभी तक तो गुलामी महसूस नहीं हो रही थी। क्यों हुई? क्योंकि अब रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। उनको पता है भी कभी ना कभी सुखबीर बादल की गर्दन पे ये SIT का हाथ आएगा ही आएगा, तो उससे पहले पहले प्लान कर लो। फिर अब दूसरा पक्ष भी चाहिए, तो यूपी वाले ने बाकी काम पूरा कर देना है। तो प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को समझो। अब हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो एक साथ संगत से भी? आपको मोड़ ब्लास्ट के बंदे पकड़ने हैं तो कोई आए तो सही। अब हम पूछ रहे हैं, बुला रहे हैं मोड़ मंडी के जो विक्टिम्स हैं उनको जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उन तक से बात की कि भाई बताओ, हमारे लायक बताओ ना भी क्या चाह रहे हो हमसे। एविडेंस चाहिए, हम एविडेंस दे देंगे। सबूत नहीं चाहिए, सबूत नहीं मिले होंगे पुलिस को तो हमारे से ले जाओ सबूत। भी पुलिस के पास सबूत नहीं है, जांच अधूरी है तो हम पूरी करवा के दे देते हैं, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। लेकिन ले कोई पुलिस को पूछें, पुलिस नहीं लेके राजी। सरकार को पूछें, सरकार नहीं लेके राजी। विक्टिम्स के रिश्तेदारों को पूछते हैं, वो नहीं लेके राजी। बाकी जो एक्टिविस्ट बने हुए हैं वो बिना मतलब ही कूद रहे हैं। तो करें क्या? अभी जस्टिस जिसको चाहिए और जिसने देना है दोनों ही इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या आप अब ये बताओ ना, एक साथ संगत से एक्सपेक्ट क्या करते हो डेरे के प्रेमियों से? अब उसके बाद क्या जी, आप किसी भी बंदे को खड़ा कर दो, 20, 50, 100, 1000 आदमी तो वो पैसे के दम पे खड़े कर ही लेगा, जैसे मर्जी करे। बस आप उसको हवा में उड़ा दो, फ्री का खाना पीना खिलाना शुरू कर दो, खड़ जाएंगे आपके साथ। अब यही कर रहा है यूपी वाला। फतेहाबाद में बुलाओ जी, वहाँ जी चलो जी, मुफ्त में बसें जाएंगी, वहाँ पकौड़े चाय नाश्ता खाने का इंतज़ाम आपका वहीं होगा। तो ये क्या है? मुफ्त का खाना खिलाओ, मुफ्त की दिहाड़ी दो, जाके बैठना ही तो है।
गिने चुने बंदों ने 2 बात कर लेनी है, ख़त्म कहानी। और वही एक 2-4 गिनती के 45 मेंबर हैं, हरियाणा के हर ब्लॉक में जाके वही बात करने लग जाते हैं। कौन सा वहाँ की संगत बात करती है? तो ये सारी चीज़ आप आज समझ लो, कल समझ लो, लेकिन प्रैक्टिकल असलियत यही है कि ये सब कुछ जो है, इसे एक क्राइम का गैंग कह लो या क्राइम का एक सिंडिकेट कह लो, ये सिंडिकेट चलता है। और इस सिंडिकेट में क्या है, क्योंकि आम जनता का नुकसान ज़्यादा होता है। आपको लगे सरकार को पता नहीं होता? सरकार पागल थोड़ी है, जासूस जो जितने भी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज चलती हैं, सबको सब कुछ पता होता है। पर उनको पता है भी अगर बीच में इस तरह से काम करेंगे तो फिर वो आतंकदाह वाला काम शुरू हो जाएगा, जो 2007 में संगत जो 5 लोगों को आग लगवाई गुरचरण कौर ने। तो आम जनता ना मारी जाए, इसलिए उनकी मजबूरी है पिन जैसे लोगों को वॉच करते रहना और उनको एक तरह से ऐसी स्टेज पे ले आना कि तब इनको गिरफ्तार किया जा सके, इनको अंदर डाला जा सके। वो भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर देश की जनता के बारे में कोई सोचे और ऐसे में अगर आपके समझ में नहीं आती, आपका दिमाग काम नहीं करता, तो क्या करें? आपको दिमाग से काम लेना पड़ेगा, गलत को गलत बोलना पड़ेगा। आप सोचते रहो। आज का क्लिप एक, क्योंकि आज मैंने बिल्कुल देखना छोड़ दिया है यूपी वाले को, फिर भी कुछ ना कुछ लोग भेज ही देते हैं। तो आज का एक क्लिप भेजा किसी ने, उसमें बोल रहा है जी मेरे को ऊंचा बैठना पड़ता है, क्यों? क्योंकि कैमरा नहीं आता जी मेरे आगे। भैया 20 फुट ऊंचा कैमरा कौन सा लगता है? मैं एक चेयर पे बैठा हूँ और ये फर्श के ऊपर चेयर पड़ी है, मुश्किल से 2.5 फुट की हाइट पे ये कैमरा लगा है मेरे सामने। तो इसमें मेरे को 20 फुट ऊपर स्टेज पे बैठने की क्या ज़रूरत है? अभी कैमरा 20 फुट ऊपर लगाना है। बोलो जी कैमरा लगता है 20 फुट, स्क्रीन लगती है। भी स्क्रीन कितनी बड़ी, अंधा थोड़ी ही है भी स्क्रीन, टीवी पे स्क्रीन लग जाएगी, 2 प्लाज्मा स्क्रीन, 5-7 फीट की हाइट ज़्यादा से ज़्यादा होगी ना जी। आगे बंदा कोई नहीं बैठा है, मेरे को 20 फीट ऊपर बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन कैमरा जो है वो 20 फीट ऊपर लगाना पड़ता है। नीचे स्क्रीन है, उसमें ट्रांसक्रिप्टर भी आता है, टेलीप्रॉम्प्टर भी आता है, भी देख देख के सत्संग भी करना होता है, ये भी बोलना साथ में। और वो क्या बोल रहा है? पिताजी बोलते थे, क्या कहते हैं पिताजी भी, जहाँ सात संगत, कोई भी जो जहाँ भी लोग राम का नाम लेने के लिए इकट्ठा होते हैं, जहाँ भी संगत इकट्ठा होती है, जो इनका मकसद धर्म में भगवान का नाम लेना है, भगवान को याद करना है और भगवान प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ना है, वहाँ ईश्वर साक्षात खुद विराजमान होते हैं। और इसलिए उस सात संगत को बड़े से बड़े संत ने भी शीश झुकाया है भी यहाँ ईश्वर स्वयं विराजमान है। आज वाला यूपी वाला क्या कह रहा है कि जी सात संगत के अंदर देवी देवता बन जाता है, और मैं तो देवी देवताओं के दर्शन करने आया हूँ। भी एक तरफ यूपी वाले के चेले उसे पार ब्रह्म परमेश्वर बड़ा शहनशाह जी साईं जी बोल रहे हैं, वो तो भैया देवी देवताओं तक का गुलाम बना हुआ है, देवी देवताओं को हाथ जोड़ने आया है, देवी देवताओं को दर्शनों करने पे लगा हुआ है। वो तुम्हें कहाँ से भगवान दिला देगा जो खुद देवी देवताओं के दर्शनों के पीछे दौड़ रहा है? वो जी मैं कोने वाले में देख रहा हूँ, पीछे वाले में, उसके अंदर भी मेरे को देवता दिखा कि नहीं दिखा? नॉनसेंस है यार, वो समझ लो। ठीक है यार, तुमने सत्संग कभी ढंग से नहीं सुना, लेकिन वीडियोस तो अवेलेबल हैं, सुन लो दोबारा जाके। पर क्या नहीं है? तो यही चीज़ है। अब बठिंडा का भी आ रहा है, बठिंडा में लोगों को लेकर जाना है ज़्यादा से ज़्यादा, बठिंडा में लगा हुआ है। कहाँ से? बठिंडा में बंदा लाना है, मोहाली में बसें लगी हैं, पंचकुला में बसें लगी हैं, ये बठिंडा जाना है जी आपने, भीड़ इकट्ठी करनी है। और क्या है, क्यों ये क्राउड दिखाया गया? जलालाबाद में दिखाया गया, बठिंडा में अब दिखाना है, सुनाम में दिखाया गया, क्यों? वहाँ तो कोई इलेक्शन नहीं है, फिर वहाँ किस लिए? हरियाणा में तो समझ में आता है इलेक्शन है, नेताओं से पैसे बटोरने हैं, वहाँ किस लिए? वहाँ दंगा कराना है। असली मकसद इलेक्शन थोड़ी है, असली मकसद तो दंगा करवाना है। क्यों? सही फोकस 2024 का इलेक्शन है ना, तो हर किसी की अपनी अपनी डिमांड्स हैं, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। लेकिन क्या है, या तो सच के साथ खड़े हो जाओ, वरना सच से भागते भागते कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे भाग के? कितने, कम से कम 30 से 40 ऐसे अलग अलग छोटे छोटे बड़े मुकदमे हैं जो जुड़े हैं डेरे के साथ। किस किस से भागोगे? किस किस से आंखें फेर लोगे? तो कब तक फेर लोगे? तो बेटर है, जब आपको पता है भी आपका गुरु सच्चा है, तो सामने से मुकाबला करो ना, सामना करो। हम आपको ओपन कह रहे हैं कि मोड़ मंडी बम ब्लास्ट का मुद्दा उठा, मैं कह रहा हूँ ओपन, और छोड़ो, चलो जो किसी और की छोड़ो। अगर सरकार के पास एविडेंस नहीं है, मैं एविडेंस देता हूँ। सरकार के पास इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है, हम इन्वेस्टिगेशन पूरी करा देंगे। सरकार को बंदे नहीं मिल रहे, हम बंदे में मिलवा देंगे। लेकिन पकड़ने में इंटरेस्टेड कौन है? बता देना। अगर आपको लगता है कि आपकी सुनती है SIT, ये वीडियो जाके दिखा देना।
और उसके बाद वो सामने आ जाए तो जो आप दिखाओगे वो खुद साथ में भी आना, आपको पता चले भी आपकी एसआईटी कितनी ईमानदारी से काम कर रही है, आपको पता भी तो चलना चाहिए ना मगर उन्होंने किया क्या अब तक। लेकिन क्या है कि आप पेन किसको है, खबरें चाहिए, सबको पैसा कमाना है, न्यूज़ चलानी है, व्यूज़ चाहिए, दैट्स इट। विक्टिम से किसी को कोई मतलब नहीं है। ये न्यूज़ उठ रही है, इसमें मिलियंस व्यूज़ जाएंगे और इससे पैसा आएगा, इससे ज़्यादा मीडिया का कर्मी नहीं सोचता। अगर पेन हो तो गिने चुने पत्रकार होता है, कोई इक्का दुक्का, मतलब आपको एक स्टेट में भी 1 या 2 पत्रकार ही ऐसा मिलेगा कोई जेन्युइनली किसी विक्टिम के बारे में सोचता है। बाकी सबको सिर्फ अपने अपने टीआरपी से मतलब है। तो ये चीज़ है। अब आप जैसा भी सोचना चाहिए, जो भी करना चाहें कीजिए, लेकिन सोच समझ के कीजिएगा। 2007 में धोखा खाया है, 10 में धोखा खाया, 12 में खाया, 17 में खाया, 22 में खाओगे तो फिर क्या है कि अब इतने भगवान इतने मौके नहीं देता, तो फिर बदनाम होना तो हो गई। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भी अमन शांति रहे, सब भाईचारा रहे, आपस में सभी प्रेम से रहे और जितनी भी बुराइयां, ठगी, बेईमानी जो भी है ये सब खत्म हो जाए। और इस उम्मीद के साथ सच्चाई सामने आए तो हजूर पिताजी के चरणों में आप नारा लगाएं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलेंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया मेहर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।